हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं हम लोग। वेलकम बैक टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ऑप्शन है जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो अन्य तथ्य हैं, सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, या आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लेना हो, या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो आप इसको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं ले सकते हो। और इस सुविधा लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808989105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। तो और इस सुविधा को और एग्ज़ाम के पैटर्न को आप किसी भी माह में चेंज कर सकते हो। सीमित लोगों का ही एक बैच में एडमिशन होता है। अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 लोगों का एडमिशन होता है, इसलिए समय रहते आप संपर्क कर लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, उत्तरी तारे को। तो ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को। और इसका अन्य तथ्य है, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1972, 1973, 1981 या 1985। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 1973। तो अन्य तथ्य है कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ अर्थात टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। और प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 38वां तथा औरंग टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है
अन्य तथ्य है फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 306, 275, 206 या 175। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 206। तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। अन्य तथ्य है एक वयस्क में 206 अस्थियां होती हैं जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी एम्स्टर्डम में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। अन्य तथ्य है ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम अर्थात जो नीदरलैंड में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का आस्कीकरण एवं का अपचय होता है। ऑप्शन है जल NADP, NADP H2 CO2 या CO2 जल और CO2 NADPH2। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए जल तथा NADP। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल एवं आस्कीकरण एवं NADP का अपचय होता है। तो अन्य तथ्य है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरिलवक के ग्रेना भाग में होती है। इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं। जैसे H2O को जब अपघटित किया जाता है तो 2H प्लस होगा तथा प्लस हाफ O2 और प्लस 2E यानी इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका ऑक्सीकरण होता है और प्रकाश अभिक्रिया में उत्पन्न अणुओं की संचित ऊर्जा का उपयोग क्रिया के अगले चरण अप्रकाशिकी अभिक्रिया में CO2 तथा H2O से ग्लूकोज के संश्लेषण में होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में अवमुक्त हाइड्रोजन आयन निकोटीन एमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट NADP अणु का अपचयन करके NADPH2 अनाक्सीकृत बनाते हैं तथा 2H प्लस NADP से NADPH2 का अपचयन होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिकीय चरण के दौरान जल H2O का आस्कीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। LPG के संदर्भ में यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह सत्य नहीं होगा। जबकि यह एक अच्छा ईंधन है, ये भी सही है। यह उच्च ऊष्मीय मान का है, ये भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही है। तो अन्य तथ्य हैं LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है।
तथा इन्हीं हाइड्रोजन कार्बनों गैसों को द्रवीभूत कर सिलेंडरों में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक अच्छा ईंधन है जो गंध रहित होता है, अतः इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मार्केप्टन यानी C2H5SH नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। एलपीजी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान 55,000 kJ/kg रखती है। तो यह नीले ज्वाला के साथ जलता है और यह सबसे गर्म भाग होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तू की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडेल की या रॉबर्ट हुक की। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, चार्ल्स डार्विन की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। तो अन्य तथ्य हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। तो अन्य तथ्य तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है 23 से 1/2 अंश पर कि 23 से 1/2 अंश नॉर्थ या 23 से 1/2 अंश साउथ या 23 अंश साउथ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 23 से 1/2 अंश साउथ। तो अन्य तथ्य हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 से 1/2 अंश अक्षांश की कर्क रेखा और दक्षिण में 23 से 1/2 अंश अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं तथा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा का लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में, हैग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, हैग में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है। अन्य तथ्य है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग अर्थात नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि से तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, संज्ञात्मक विकास। तो पियाजे मुख्य रूप से संज्ञात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। अन्य तथ्य है, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञात्मक विकास को परिभाषित किया है। इनके अनुसार संज्ञात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। नंबर 1 संगठन, नंबर 2 अनुकूलन, नंबर 3 आत्मसातन और नंबर 4 है सामंजन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, द्विपार्श्विक अंतरण। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। मानव शरीर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में कोई करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में
जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए बहुलक। तो दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। अन्य तथ्य है बहुलक एक बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 यमियन माइनस यम से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी स्किनर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। अन्य तथ्य हैं स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावलोव महोदय ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग करके दिया था। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग करके दिया था और कोहलर महोदय ने सूझ का सिद्धांत बंदर पर प्रयोग करके दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर ए सामाजिक का अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अन्य तथ्य है सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 1971 में दिया गया था और सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर ही सीखता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मानसिक आयु दिया था विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिलिरल वर्ट ने। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए विनय साइमन ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया था। अन्य तथ्य है मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन विनय तथा साइमन ने किया था। तथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धिलब्धि होती है। तो बुद्धिलब्धि बराबर हमारा सूत्र होगा मानसिक आयु बटे तैथिक आयु और गुणे 100 कर देंगे तो हमारा बुद्धिलब्धि निकल आएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी तनाव का नियम। तो निम्न में से तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम जो है वो सीखने का नियम है। तो अन्य तथ्य हैं तनाव का नियम अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम हैं, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। ऑप्शन है बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी कुत्ते पर। तो सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। अन्य तथ्य है अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते
पर प्रयोग किया है, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की है। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहों पर स्किनर द्वारा एवं बंदर पर कोहलर एवं कोप्पा ने प्रयोग किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या वुडवर्थ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कोहलर। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। अन्य तथ्य है, कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग भी किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण करना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, प्रेरणा। तो कार्य को आरंभ करने अर्थात जारी रखने या नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा है। अन्य तथ्य है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है, जो कि गुड के अनुसार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पाठ की पुनरावृत्ति। तो विस्मृति कम करने का उपाय है कि आप पाठ की पुनरावृत्ति करें। तो अन्य तथ्य है, जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों का या सीखी गई बातों का चेतन में लाने में असफल हो जाता है तो उसे विस्मृति कहते हैं। अतः विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्रोध व भय किस प्रकार है? क्रोध व भय का प्रकार इसमें कौन सा है? तो अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, संवेग। तो क्रोध या भय जो है वो संवेग का प्रकार है। तो अन्य तथ्य है, संवेग जो है वो क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल के द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन। इसके अलावा बाहरी अंगों में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल क्या है? सीखना है, अनुकरण करना है, कल्पना करना है या चिंतन करना है? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अनुकरण करना। तो दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण करना है। तो अन्य तथ्य है, दूसरे व्यक्तियों के वाह व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उसे निदर्श यानी मॉडल्स कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। तो अन्य तथ्य हैं, धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहा जाता है। जब पूर्व अर्जित नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विस्मृति। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। तो अन्य तथ्य है,
विस्मृति या विस्मरण भूलने की से संबंधित होता है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जा सके तो उसे विस्मृत कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सामान्य बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि वाला माना जाता है। तो चलते हैं अन्य तथ्य पर। अन्य तथ्य है, टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। 130 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि वाला होता है और 121 से 130 जो है वो प्रखर बुद्धि वाला होता है और 111 से 120 तीव्र बुद्धि वाला होता है और 91 से 110 सामान्य बुद्धि वाला होता है और 81 से 90 मंद बुद्धि वाला होता है और 71 से 80 अल्प बुद्धि वाला होता है और 71 से कम जड़ बुद्धि वाला होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ऑप्शन है बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरावस्था का विकास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, किशोरावस्था का विकास। तो हाल का सिद्धांत निम्न में से किशोरावस्था का विकास करता है। तो अन्य तथ्य हैं, स्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इसके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। ऑप्शन है केमेनियस ने, हॉल ने, हलिंगवर्थ ने या फ्रायड ने। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर डी, फ्रायड ने। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को फ्रायड महोदय ने महत्व दिया था। तो अन्य तथ्य है, व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। नंबर 1 मुखीय अवस्था, नंबर 2 गुदीय अवस्था, नंबर 3 लैंगिक अवस्था, नंबर 4 है अदृश्य अवस्था और नंबर 5 है जननेंद्रिय अवस्था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन है डब्ल्यू बुंट, सिगमंड, पावलोव या वाटसन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, डब्ल्यू बुंट। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को बुंट महोदय ने स्थापित किया था। तो अन्य तथ्य है, विलियम मैक्स विलियम बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लिपचिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन है फ्रांज बिंटानो ने, मैक्स वथीमर ने, एडगर रूबिन ने या कर्ट लेविन ने। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मैक्स वथीमर ने। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वथीमर ने रखी थी। तो अन्य तथ्य हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक ने रखी। मैक्स वथीमर, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफा तथा कुर्ट लेविन ने रखा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, स्मृति। तो संघनन सिद्धांत निम्न में से स्मृति से संबंधित है। तो अन्य तथ्य है, संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत
मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माणम में दक्ष होता जो सृजनशील होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।